आप यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप बेसिकली कहाँ से हैं, हम आपका इंट्रोडक्शन लेंगे और आपसे आपका एक्सपीरियंस जानेंगे और आपने यहाँ पे वीज़ा पे आने के लिए क्या क्या प्रोसेस को अडॉप्ट किया, क्या क्या आपने खर्चा किया और यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा, ये कुछ बात। हाँ जी, तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। हमारा चैनल है मिस्टर हीरो वीज़ा हेल्पलाइन। ठीक है जी, तो हम लोग यूट्यूब के लिए काम करते हैं। हम आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ये जो वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप बेसिकली कहाँ से हैं, हम आपका इंट्रोडक्शन लेंगे और आपसे आपका एक्सपीरियंस जानेंगे और आपने यहाँ पे वीज़ा पे आने के लिए क्या क्या प्रोसेस को अडॉप्ट किया, क्या क्या आपने खर्चा किया और यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा, हम आपसे बात पूछेंगे। तो वो आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए ताकि इंडिया में भी जो हमारे स्टूडेंट्स जापान में स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं तो वो इस बात का एक रफ आइडिया लगा पाएँ कि उनको कितना खर्चा लगेगा और क्या क्या प्रोसेस उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। टोक्यो इंटरनेशनल बिजनेस क्लास मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहा हूँ अभी। मैं जापान आने से पहले मैं कैसे यहाँ पर आ गया। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे आने से पहले नेपाल में कौन सी स्टडी की थी? बेसिकली स्टार्ट में मैंने जापानीज़ लैंग्वेज सीखा क्योंकि जापान में आपने नेपाल के अंदर ही जापानी लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी जब आप नेपाल में थे? आई एम बीटेक होल्डर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ था नेपाल में ही। उसके बाद आपने इंडिया से किया आपने? इंडिया की कौन सी सिटी से किया? पंजाब से। मतलब आपने हमारी स्टेट से किया है? ओके, जालंधर एलपीयू से किया आपने? लवलीपुर, अच्छा पीटीयू। ओके ओके, तो देखिए जी, मतलब इन्होंने हमारे पंजाब से ही यूनिवर्सिटी से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था। उसके बाद इन्होंने सिर्फ आपने जापानी लैंग्वेज को सीखने के लिए कोर्स को ज्वाइन किया। जापानीज लैंग्वेज जापान में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि यहाँ पर मेन लैंग्वेज जापानीज चलता है, इंग्लिश यहाँ पर यूज़ होते नहीं है। तो इसलिए मैं जिसको भी बोलता हूँ, चाहे इंडिया से चाहे कहीं से भी आप यहाँ पर आइए तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको यान 3 लेवल तक, एटलीस्ट यान 4 लेवल तक आपको होना चाहिए। विद दैट लैंग्वेज यू कैन नॉट कम टू जापान। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एक अच्छी डिग्री थी जब आपने पहले बीटेक किया हुआ था, तो आपने जापान को क्यों चुना कि आपको जापान ही जाना चाहिए? कुछ ऐसा आपका पहले से ड्रीम था जापान आना, या फिर आपने सडनली प्लान बनाया, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल था, आपको किसी ने सजेस्ट किया? ऐसा कुछ बताइए। अभी नेपाल में रिसेंटली जापान के लिए बहुत ट्रेंड चल रहा है। ओके, ट्रेंडिंग में है ये? ट्रेंडिंग में अभी जापान वर्ल्ड में एडवांस कंट्री है और टेक्नोलॉजी में तो दुनिया से भी आगे है। हाँ, तो दुनिया की इसमें कोई शक नहीं है। एज ए स्टूडेंट आई एम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। जापान में बहुत फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है जैसा टोयोटा, निसान, होंडा, सुजुकी। सो यहाँ पर मैं पहले ये सभी ब्रांड जो हैं यहीं पे बनाए जाते हैं ना? यहीं का ब्रांड है क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसलिए मैं पहले यहाँ पर लैंग्वेज सीख कर ताकि अच्छा यूनिवर्सिटी में इंटर हो जाऊँ। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए हमें कि आपने किस प्रोसेस को फॉलो किया और यहाँ पे जो आपने स्टडी वीज़ा है उसका कितना टाइम का पूरा प्रोसेस रहा? आपने किसी कंसल्टेंसी के थ्रू काम करवाया अपना, या आपने खुद से वीज़ा अप्लाई किया था? इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैंने अक्टूबर इंटेक के लिए अप्लाई किया था। मैंने 4-5 महीने पहले मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। आपके नेपाल में ही वो कंसल्टेंसी थी जो मेरे गांव के सामने है? अच्छा, आप उनका नाम बताना चाहेंगे ताकि आप अपने नेपाल में भी लोगों को अगर ये कौन सा जी? रेनबो एब्रोड स्टडी। रेनबो एब्रोड स्टडी, उसी से मैं अप्लाई किया था। मेरे को 3-4 महीने में मेरा सीवी आ गया। सीवी आने के बाद मेरे को यहाँ आने का मौका मिल गया। उसके दौरान मेरे को कंसल्टेंसी से यहाँ आने तक मेरे को नेपाली 16 लाख 16 लाख। हाँ जी, 16 लाख नेपाली तो आपका खर्चा लगा। इंडिया में इंडियन बोले तो 10 लाख मिनिमम, मतलब लगभग 10 लाख इंडियन रुपीस के बराबर हो जाएगा।
अच्छा, तो आपने इसमें जो फीस वगैरह थी उसका क्या स्ट्रक्चर था? आपने फीस कितने टाइम का जो है यहाँ पे कोर्स लिया है? हाँ जी, मेरा 2 इयर्स का कोर्स, तो जो अप्रैल इंटेक में आता है उसके लिए 2 इयर्स के लिए कोर्स होता है, जो अक्टूबर इंटेक में आता है उसके लिए 18 मंथ का कोर्स होता है। ओके। तो मैंने 1 ईयर का फी देकर आया था, अबाउट 9 लाख। 9 लाख जो थी आपकी 1 साल की इस कोर्स की फीस थी। हाँ जी, जी। ओनली जापानीज लैंग्वेज कोर्स का था। हाँ, जापानी लैंग्वेज कोर्स हाँ की, जी। ठीक है। और हॉस्टल का अलग था। हॉस्टल का कितना लगा आपको खर्चा? हॉस्टल का 3 लाख। 3 लाख, 6 मतलब 12 लाख हो गया। 9 लाख आपका फीस और 3 लाख हो गया आपका 1 साल का हॉस्टल का। और जी। कंसल्टेंसी चार्ज लगा मेरे को 1,20,000। 1,20,000। तो जो आप 16 लाख में से आपको ये 13,20,000 टोटल खर्चा हो हाँ गया। जी। और उसके मैंने बिना शुरू उसके में डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए मेरे को 35,000 लिया। 35,000 दिया हाँ जी। आपको। अच्छा, और तो आपने कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी कोई और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी अपनी कंट्री से बनवाया था हाँ। यहाँ पे आने के लिए? हाँ, बनाना किस पड़ता प्रकार है। का सर्टिफिकेट आपने बनाया था? एक बनाना पड़ता है अपना इनकम सोर्स सर्टिफिकेट। ये खुद का बनाना पड़ता है या अपने पेरेंट्स का? पेरेंट्स का अपना एक 1 ईयर में कितना आता है एनुअल इनकम दिखाना अच्छा, पड़ता है। आपको इनकम सर्टिफिकेट हाँ जी। अपनी फैमिली के पेरेंट्स आपका की? बिजनेस क्या है, Business अगर क्या है? एग्रीकल्चर दिखा सकते हैं। और आपको एक 1 ईयर में कितना आता है, मिनिमम आपको 20 से 22, 23, 28, मैंने 28 लाख दिखाया था। 28 लाख था आपने दिखाया था आपकी फैमिली की एनुअल इनकम। एनुअल इनकम दिखाया था ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट जो है आपने कहाँ से बनवाया था? अपना वार्ड ऑफिस से। ओके, वार्ड वार्ड ऑफिस से। हाँ जी। और दूसरा मैंने बनाया रिलेशन सर्टिफिकेट। रिलेशन, अगर आप अपना फादर मदर के थ्रू आ रहे हैं तो आपका फादर मदर का रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी- रिलेशन सर्टिफिकेट, हाँ जी। रिलेशन अगर सर्टिफिकेट। आप अपने वाइफ के थ्रू आ रहे हो तो उसका बनाना चाहिए। मतलब आप जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर, हाँ जी, जो आपको sponsor। खर्चा पे कर रहा हाँ जी। है इस पूरी स्टडी के दौरान, हाँ जी। उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है, आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। और 3rd नंबर होता है आपका सरनेम। सरनेम। सरनेम उसको भी आपको वार्ड से बनाना पड़ता है। उसका भी बनाना पड़ेगा स्पॉन्सर भी आपको। वार्ड से बनाना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि जैसे जिन लोगों के पास में उनके पासपोर्ट के ऊपर सरनेम नहीं होता, हाँ जी। तो उस कंडीशन के अंदर फिर वो लोग क्या करेंगे? आपको वार्ड ऑफिस में जाकर ही आपको बनाना पड़ेगा। मतलब सरनेम जो है वो यहाँ पे आने से पहले आपके पासपोर्ट पे होना हाँ चाहिए। जी। जापान में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहिए कि एक चीज़ आप हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि माइनर मिस्टेक भी यहाँ पर क्लियर करता है। अगर थोड़ा भी हम लोग के डॉक्यूमेंट में थोड़ा बीडीसी बोलते हैं हम लोग, बीडीसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा मिस्टेक भी आ जाएगा तो हम लोग को वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत माइनर थिंग्स को भी हम लोग फोकस करना चाहिए। अगर करना भी हाँ जी, डॉक्यूमेंट बनाते समय में मतलब थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई एकदम। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो स्पेलिंग और हर चीज़ को हम ध्यान में रख के जो चीज़ मिस्टेक, है गैप मिस्टेक, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो वीज़ा आने में बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो आपने प्रोसेस शुरू किया था वीज़ा का, हाँ जी। ये आपने कौन से महीने में और कौन से साल में शुरू किया था? मैंने मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए। जुलाई 2023 में? हाँ जी, जो 2023 में ठीक जुलाई है। में मैंने अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस को शुरू किया था हाँ जी, आपने? ओके। डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया था कंसल्टेंसी का। उसके दौरान मैंने स्टार्ट में पहले ही मैंने 35,000 अप्लाई के लिए दिया। जी। तो उसके बाद मैंने क्लास ज्वाइन किया। तकरीबन आप मेरे को 5-6 महीने नहीं, 4-5 महीने इतना ही मैंने क्लास ज्वाइन किया जापानीज सीखने के हाँ लिए। जी। जापानीज लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट जो पाकिस्तान से और दिस कंट्री से आते हैं, उन लैंग्वेज सीख कर भी नहीं आते। सबसे अच्छा तो इधर वियतनाम, म्यांमार से अच्छा लैंग्वेज कर बना के आते हैं। तो नेपाल से, पाकिस्तान से इतना ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज बना कर नहीं आते, इसलिए हम लोग को जॉब पाने में और बहुत इंडिया दिक्कत से होता है। आप इंडियन स्टूडेंट को यहाँ पे जानते इंडियन हैं? स्टूडेंट भी है। मैंने थोड़ा जॉब में मैंने वो लोग को मिला था, पंजाब से वो लोग भी, पंचकोट से है। ठीक है। तो मैंने उन लोग से बात किया था, तो उन लोग से भी उतना लैंग्वेज नहीं था। तो बोल रहे थे लैंग्वेज तो आपको बनाना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि अगर आपको जापान आने का प्लान है तो उससे पहले आप जापानी लैंग्वेज को जो है अपने देश में सीखिए। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको अगर टाइम लीव नहीं है तो एटलीस्ट आप N5 तो कर लीजिए। N5 लेवल तक हमारे को सीख के आना हाँ चाहिए। जी।
अगर आपको यान 3 अगर आपको यान 3 करके आ सकते हो तो आप डायरेक्ट आपका अपना कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो अगर वहीं से आप लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज में स्किल होकर आ सकते हैं। ठीक है। तो आप अभी ये बताइए हमें अपना एक्सपीरियंस कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट वीज़ा पे जापान के द्वारा क्या क्या दिया गया है, लाइक कि आपको काम करने की कितनी है कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं एक दिन में, और 1 घंटे का आपको आवरली पे किया जाता है या मंथली पे किया जाता है या वीकली पे किया जाता है, या हफ्ते में आप कितने दिन काम कर सकते हैं? ओके, एज ए स्टूडेंट जापानीज गवर्नमेंट स्पेशली टोक्यो में मैं बात करना चाहता हूँ। अब ऑल ओवर जापान में तो हर स्टूडेंट के लिए 28 आवर ही दे रहा है, 28 आवर्स पर वीक दे रहा है जी। तो यहाँ पर टोक्यो तो उसमें में हम 7 दिन काम कर सकते हैं या 28 आवर्स जो हमने काम हाँ करना जी। है? अब अगर आप एक दिन में 15 घंटे भी कर सकते हैं, 20 घंटे भी कर सकते हैं। अगर आपको एक हफ्ते के अंदर आपको बस 28 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर करना सकते। है तो टोक्यो में थोड़ा पर आवर वेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कितना तक आप जो है वो अर्न कर लेते हैं? यहाँ पर अगर इट डिपेंड्स अपन आवर लैंग्वेज। अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है तो आप पर आवर 1500 1600 भी कमा सकते हैं, 1700 भी कमाते हैं, येन कमाते हैं। अगर आपका लैंग्वेज नहीं है तो आपका थोड़ा सा आपको 1100 मिनिमम, मतलब 1100 1200 1000 जो है ये तो मिनिमम रहेगा ही ना? नो मिनिमम यहाँ पर 1120 है। 1120 मिनिमम है? हाँ जी। हाँ, उससे कम नहीं आप कमाओगे यहाँ पर क्योंकि एक घंटे के 1120 येन। हाँ जी, 1120 1200 आपको मिल जाता है। अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है ना, आपको अच्छा सा शॉप, आपको अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काम का क्या स्कोप है? काम मिल जाता है इजली या नहीं मिलता है? आपके पास अच्छा लैंग्वेज है तो आपको जैसे भी आपको यहाँ पर जॉब मिल सकते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है, तो स्टूडेंट्स के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग को जापान आना है तो सिटी में अप्लाई करिए, गांव में अप्लाई मत करिए, क्योंकि अब टोक्यो इमिग्रेशन तो है, फिर भी इमिग्रेशन बोलकर वो लोग बोलते हैं टोक्यो में बोलकर वो लोग भेज देते हैं गाँव में। तो इसलिए आप मतलब आप ये चीज कहना चाहते हैं कि इस फ्रॉड से हमें बचना चाहिए? फ्रॉड से बचना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन बोलते हैं जब भी कोई कॉलेज या डेस्टिनेशन डिसाइड होती है तो पहले उसको अच्छे से चेक करना चाहिए, करिए कि उसका नाम देख के देखना चाहिए आपका कॉलेज कहाँ पर है, मेन सिटी के अंदर है कि नहीं, हाँ साइडवेज है या क्या है, उधर जॉब का थोड़ा माहौल कैसा है, सब बुझकर आप आना चाहिए। अच्छा, तो आगे स्टडी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे जापान में आपको क्या लगता है कि क्या स्कोप्स हैं आपके लिए? आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल पाएगी? परमानेंट रेजिडेंस के लिए अगर आप टोक्यो छोड़ के और प्रीफेक्चर में आपको मिल सकता है। अगर आप कितने साल यहाँ पे मिनिमम आपको रहना पड़ेगा उसके लिए? तो उतना कोई 5 साल 10 साल 5 साल। तो अभी आपको कोई कार्ड स्टूडेंट वीज़ा पे कोई कार्ड मिला है यहाँ पे आपको? अभी स्टूडेंट के लिए अभी मेरे को एक मिलता है जायरो कार्ड यहाँ पर। जायरो कार्ड, उसका क्या बेनिफिट? वो पासपोर्ट बिना हम लोग चल सकते हैं। अगर वो कार्ड हो जाएगा हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं ऑल ओवर जापान। ऑल ओवर जापान में आपको पासपोर्ट साथ में रखने की जरूरत नहीं है? पासपोर्ट जरूरत नहीं है। उस कार्ड से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अगर हमको कुछ खरीदना है, कुछ लेना है तो जायरो कार्ड वो पासपोर्ट से बहुत पावरफुल है यहाँ पर जापान में। ओके, अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए कि स्टडी वीज़ा पे आके और जापान का पासपोर्ट लेना चाहते हैं या सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या ये आप बता सकते हैं? यहाँ पर आप आकर आप पीआर यहाँ सिटीजनशिप लेने के लिए तो यहाँ का टैक्स पेमेंट करना चाहिए, यहाँ का डिसिप्लिन होना, यहाँ का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, कुछ फ्रॉड काम करना चाहिए। बस आप टाइम लगेगा यहाँ पर सब कुछ करने के लिए। अच्छा, तो अभी जो आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जितना काम कर रहे हैं तो क्या उसके लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? टैक्स तो यहाँ पर हर चीज़ का टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको पे करेगा, तब आपका टैक्स काट के ही देगा। तो कितने % टैक्स है यहाँ पे? वो तो मेरे को इतना पता नहीं है, बट मैं काम करता हूँ। आपकी सैलरी में जैसे आप पर वीक आपको सैलरी मिलती है या पर मंथ मिलती है? पर मंथ मिलता है। पर मंथ में आपको कितना अर्न हो जाता है और कितना कटने के बाद में कितना मिलता है? अब अगर आप 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो ना, आपको टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर आप अभी आपको कितना एक मंथ में जो है अभी आप कितना कमा पा रहे हैं एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट अगर मैं रफ आइडिया दे दीजिए, अगर आप एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते, एक रफ आइडिया दे दो आप। मैं अभी कमा रहा हूँ मंथली 1.5 लाख। 1.5 लाख, सम टाइम 180। 1.5 लाख येन? हाँ जी, येन। ओके,
तो अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 75,000 रुपया हो गया, 75,000 हो गया हमारे यहाँ का। नो, इंडिया का 1 लाख हो जाएगा। नहीं, 53 पैसा के अकॉर्डिंग है ना हमारे यहाँ पे। हाँ जी। इंडिया का 53 पैसा 1 येन के बराबर हाँ है, जी। तो ऑलमोस्ट 1 रुपए के अंदर 2 येन हो जाते हाँ हैं। जी। अगर आपने 1.5 लाख बताया है तो वो ऑलमोस्ट 75,000 जो है वो हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो खर्चा आपको कितना हो जाता है मंथली? खर्चा तो यहाँ पर खर्चा तो यहाँ पर टोक्यो में बहुत सब चीज़ महंगा है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ सस्ता नहीं मिलता, हर चीज़ महंगा है। सबसे यहाँ पर अपार्टमेंट महंगा है, अपार्टमेंट बैठने के लिए रूम महंगा है, खाने के लिए सब कुछ महंगा है। तो आपको 60-70,000 में आपको खाना बैठना तो हो जाएगा। मतलब यहाँ का 60-70,000 में। आप ये बताइए कि आप कितना बचा पाते हैं सब कुछ करने के बाद में? मैं सब कुछ खर्चा करने के बाद मैं बचा सकता हूँ 70-80,000 बचाता हूँ। 70-80,000 आपको बच जाता है हाँ जी। नेपाली नहीं, येन बच जाता है हाँ आपको जी। सब खर्चा करने के बाद हाँ में? ओके, फुल एंजॉय करके। फुल एंजॉय करके। हाँ जी। ओके, तो आप ये बताइए कि आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनको जापान में स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहिए, या फ्यूचर सेटलमेंट यहाँ पे कैसी है, अच्छे स्कोप्स हैं या नहीं हैं? आप क्या कहना चाहोगे? अगर आपको जापान में आना है तो सबसे पहले आप लैंग्वेज बनाइए, अच्छा बनाइए लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज आप जापान आने के लिए सोच भी नहीं सको, कभी मत सोचना, क्योंकि जापान में इंग्लिश तो चलता नहीं है, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप एनी हाउ आपको लैंग्वेज करना चाहिए। तो आइए यहाँ पर अच्छा यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, और ऑटोमोबाइल के लिए बहुत आगे है जापान। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको जापान आना है तो अच्छा सिटी में आ जाइए, ताकि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिल सके। और आप ये बताइए कि यहाँ पे जो कॉलेज में आप या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जाते हैं, हाँ जी। तो वहाँ पे जो जापानीज स्टूडेंट हाँ हैं, जी। जो लोकल हैं यहाँ के, हाँ जी। उनका आपके साथ में कैसा बिहेवियर रहता है? एक्चुअली जो हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं वहाँ पर जापानीज स्टूडेंट नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग तो नेटिव है ना यहाँ का, वो लोग को तो लैंग्वेज सीखने की जरूरत भी नहीं है। जी जी। तो हम लोग सब इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं हम लोग। तो इसलिए अगर हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो उस टाइम में मिल सकता है यहाँ का लोकल। नहीं, आपके साथ में कोई रेसिज्म वाला सीन तो नहीं है ना यहाँ पे? जापानीज पीपल वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन, मोस्ट काइंड, हेल्पफुल पीपल इन द वर्ल्ड। वो लोग एकदम काइंड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उतना रूड बिहेवियर वो लोग कभी नहीं किसी से नहीं करते हैं। दे आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, डिसिप्लिन, मोस्ट डिसिप्लिन। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स के लिए अपना टाइम निकाला और कुछ ज़रूरी बातें जो हैं वो हमें बताई। हम होप करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को, या जो आपके घर पे नेपाल से जो आपके व्यूअर्स रहेंगे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपने जिस कंसल्टेंसी से अपनी सर्विस को लिया था, आपने उनके बारे में भी बताया है। तो हम आपके साथ में ये उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे अच्छे से रहेंगे और आपके एक अच्छे बेहतर भविष्य की हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू सर। ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, चेरी ब्लॉसम। ਹਾਂ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਟਾਵਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, एफिल टावर। ਹਾਂ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਟਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ? ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ trip.com ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਯਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਅਵੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2400 ਯਨ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਯਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਪੈਸਾ 1 ਯਨ।
ਓਕੇ ਓਕੇ एक येन इंडियन रुपीस ਦੇ 53 ਪੈਸਾ ਦੇ 53 ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 53 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਮੰਨ ਲਓ 2400 ਯੈਨ ਨੇ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਗਰ 1200 ਯੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 600 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫੈਮਿਲੀ में ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।